नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से। ये कमोडिटी का प्रोग्राम। हेडलाइंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सोना आपकी रडार पे होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। अगर पिछले 2 ही दिन की बात की जाए तो 3% का इजाफा यहाँ पर सोने ने दिया है, और पिछले क्वार्टर में 18.5% की तेज़ी के बाद जो नया वित्त ईयर है, नया फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ पर रिकॉर्ड हाइज के साथ यहाँ पर तेज़ी के साथ कारोबार खुलता हुआ नजर आया है। अगर भारतीय बाजारों की बात करें तो 91,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल्स हमने निकलते हुए देखे हैं, और सोने ने ऑल टाइम हाइज यहाँ पर डॉलर में, रुपए में, जापानीज येन में, चाइनीज युआन में, काफ़ी सारी करेंसीज में इसको बनाते हुए देखा है। अब यहाँ से अप्रैल के अंत तक किस तरह की स्थिति रह सकती है, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर चांदी, जो 12 साल के एक बहुत हाइज के करीब है, यहाँ पर आगे किस तरह के ट्रेंड्स रह सकते हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। और साथ ही बात करेंगे चीनी की, जहाँ पर फाइनल एस्टिमेट्स यहाँ पर इस्मा और फेडरेशन की तरफ से आते हुए नजर आए हैं। इसके क्या डिटेल्स हैं ये भी बताएंगे आपको। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं मेटल फोकस प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ और कृष्णा डायमंड ज्वेलरी के फाउंडर एंड एमडी घनश्याम ढोलकिया। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे नेशनल फेडरेशन ऑफ कॉर्पोरेशन शुगर फैक्ट्रीज के एमडी प्रकाश नायक नवरे और इस्मा के डीजी दीपक बलानी। लेकिन शुरुआत यहाँ पर सोने के साथ ही करनी होगी। चिराग, जिस तरह की वन तरफा तेजी यहाँ पर देखने को मिली है, $3150 प्रति आउंस के लेवल यहाँ पर ऑलरेडी बन चुके हैं, कैसे देखते हैं आप प्राइसेस? गुड मॉर्निंग मनीषा। देखिए, लास्ट एक्चुअली 2-3 दिन का जो मूव है बहुत ही मैं कहूँगा स्विफ्ट रहा है, अग्रेसिव मूव रहा है। आप जानते हैं हमारा मानना था कि $3075 के बीच में सोना ट्रेड करना चाहिए, और हमने पिछले हफ्ते उसको रिवाइज करके 3100 किया था। बट ये हमारा मानना था कि शायद ये सारा चीजें मई जून में आएगी। अब मार्केट एक्चुअली बहुत ज्यादा स्विफ्टली अप मूव दिखाए हुआ है। 2-3 फैक्टर्स है उसकी। एक है कि इंक्रीजिंग रिसेशन फियर्स अब बढ़ गए यूएस में। अप्रैल 2 से हम जानते हैं कि ट्रम्प के रेसिप्रोकल टैरिफ्स काफी सारे कंट्रीज पे आ सकते हैं, और दूसरा ये रेट्रिक टुवर्ड्स ईरान जो बढ़ा है पिछले कई दिनों में। ये 3 फैक्टर है जिसकी वजह से हमने सोने में तेजी आती हुई देखी है। देखिए, अब फिलहाल मार्केट एक अनचार्टेड टेरिटरी में, शायद यहाँ से और $50-60 अप मूव जरूर देखने को मिल सकता है। ये आई थिंक मैं कहूंगा कि अगला हफ्ता बहुत ज्यादा क्रूशियल होगा पॉलिसी की ओर से, और ये देखेंगे कि ट्रम्प रेसिप्रोकल टैरिफ्स किन किन देशों पे लगाते हैं, किस फॉर्म में लगाते हैं। उसके बाद आगे की मूव जो भी होगी वो डिसाइड होगी। वेल एब्सोल्युटली, रेसिप्रोकल टैरिफ्स आएंगे, उसके बाद रिटेलिएटरी टैरिफ्स आएंगे, तो ये डस्ट बहुत जल्दी चिराग सेटल होते हुए यहाँ पर नहीं दिख रही है। जैसे आपने कहा 3150 के बाद अब यहाँ से और $50 की तेजी देखने को मिल सकती है। काफ़ी सारे चार्टिस्ट ये कहते हैं कि अप्रैल में यहाँ पर एक पीक बन जाएगा, वो फिर आगे जो भी हो, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि 3300 तक उनको लगता है सोना जाएगा। 4500 तक भी उनको लगता है कि अगर रिसेशन आता है, रिटेलिएटरी टैरिफ ज़्यादा आते हैं और इन्वेस्टमेंट डिमांड यहाँ पर बढ़ जाती है। आप कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों के चलते प्राइसेस को? फिर देखिए, अब अगर सोने को सस्टेनेबली यहाँ से और तेजी बरकरार रहेगी तो या रहनी चाहिए, तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो समझने जरूरी है। सबसे पहला कि क्या यूएस में रिसेशन आता है। अगर यूएस में रिसेशन आता है तो ये गोल्ड के लिए सपोर्टिव रहता है। उससे बड़ा फैक्टर है क्या स्टैगफ्लेशन आता है, और हमने देखा है हिस्टोरिकली, अगर आप देखेंगे तो जब जब स्टैगफ्लेशन आता है तब सोने में बहुत बड़ी चाल देखने को मिल सकती है, यानी स्लोइंग ग्रोथ और हायर इन्फ्लेशन। और तीसरा जियोपॉलिटिकल टेंशन। मैं कहूंगा शायद जियोपॉलिटिकल टेंशन यहाँ से ईज आउट जरूर होंगे, क्योंकि रशिया यूक्रेन के डील की बात करे जा रहे हैं। इजराइल हमास का शायद कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा और ईज आउट होगा, तो सबसे बड़ा जो सपोर्टिव होगा वो रिसेशन या स्टैगफ्लेशन है। अगर ये आते हैं तो देखिए कोई भी लेवल्स है वो बहुत ही इजीली टेकन आउट हो जाएंगे। वरना हमारा भी मानना है कि शायद सोने में अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपसाइड में बहुत ज्यादा लिमिटेड रह गया। अगला इंपॉर्टेंट सवाल फिर चिराग यही है कि यहाँ से जब करेक्शन आएगी, और जब भी आएगी, चाहे वो 3200 से आए, 3300 से आए, 3500 से आए, डिपेंडिंग कि सोना अपना टॉप कहाँ बनाता है, वो करेक्शन कितनी शार्प रह सकती है? देखिए, फिलहाल ये कहना मुश्किल है, बट मैं कहूंगा हमारा जो एग्जिस्टिंग फोरकास्ट था जिसके अंदर हमने $3100 के हाई प्रेडिक्ट किए थे, एग्जिस्टिंग फोरकास्ट में हमारा मानना है कि $2700 से $2800 के बीच में सोने के में करेक्शन आ सकता है, शायद सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। और ये ऑन अ कंजर्वेटिव लेवल है, या आपको लगता है कि सोना इसके नीचे भी गिर सकता है?
देखिए, एक बार अगर करेक्शन स्विफ्ट हो जाता है और इन्वेस्टर्स अगर सोने को डंप करने लगते हैं और इक्विटीज की तरफ मूव हो जाते हैं, तो एक करेक्शन शायद ज्यादा और अग्रेसिव भी हो सकता है। जो कहाँ तक जा सकता है, 2500 तक या 2500 2200? शायद आ सकता है, मैं कहूंगा 2500 शायद आ सकता है। उसके नीचे आपको नहीं लगता कि सोना जाएगा? फिलहाल नहीं लग रहा है, फिलहाल वैसे नहीं लगता है। ऑलराइट चिराग, आई अंडरस्टैंड कि बहुत अनचार्टर्ड सी टेरिटरीज हैं एंड मुझे मालूम है आप अभी भी यहाँ पर नंबर्स कलेक्ट कर रहे होंगे भारत में ज्वेलर से कि फर्स्ट क्वार्टर इस कैलेंडर ईयर का कैसा रहा, लेकिन आपने काफ़ी लोगों से बात की है, तो क्या एज ऑफ नाउ फीडबैक निकलता हुआ नजर आया है? देखिए, एक्चुअली मनीषा, जब से गोल्ड ने $2800-2900 के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया हुआ है, तब से हमने कंसिस्टेंटली कमेंट्री सुनी है ज्वेलर्स की तरफ से आते हुए कि डिमांड स्लो डाउन जरूर हुआ है। और हमने ये एक्चुअली ग्लोबली एक देखा है कि आफ्टर $2700 ज्वेलरी डिमांड इज शिफ्टेड टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट डिमांड। सो काफी सारे लोग जो ज्वेलरी खरीदते थे इन्वेस्टमेंट के लिए, वो कई हद तक स्लो डाउन होती हुई दिखाई दी है, क्योंकि उनको लगता है कि 15 से 20% मेकिंग चार्जेस अगर इन लेवल पे देंगे तो ब्रेक इवन बहुत ही ज्यादा दूर हो जाएगा। तो इसकी वजह से काफी सारे जो ज्वेलरी बायर्स है वो इन्वेस्टमेंट डिमांड की तरफ शिफ्ट हुए दिखाई दिए। हो वेल, एब्सोल्युटली। एक क्लियर फीडबैक ले भी लेते हैं। हमारे साथ कृष्णा डायमंड ज्वेलरी के फाउंडर और एमडी घनश्याम ढोलकिया जी जुड़ चुके हैं। ढोलकिया जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एक तरफ तो आपका क्या सेंस है सोने पर, क्योंकि आज कहीं पर भी पहले आप देखिए तो हेडलाइन सोना बनाता हुआ नजर आ रहा है, आपका क्या व्यू है? सबसे पहले तो मैं बोलूंगा मनीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नया साल की शुभकामना सभी को। 2025 सभी के लिए बहुत बेहतरीन जाने वाला है, उसमें कोई शंका नहीं है। और सोने की जो बात करें तो सोना बहुत तो नीचे में नहीं देख रहा हूँ कि बहुत नीचे आएगा, थोड़ा नीचे जरूर आएगा। वर्ल्ड की थोड़ी अनिश्चितता है, वर्ल्ड के माहौल के हिसाब से थोड़ा बढ़ा हुआ है। और दूसरा ये भी है कि अल्टीमेटली सोने की डिमांड भी है इंडिया और चाइना में, उसकी वजह से भी सोना बढ़ रहा है। तो बहुत नीचे की आने की मेरी उम्मीद नहीं है। पर ये जरूर बोलूंगा कि भाई सोना जो है लोग उसके लिए भी खरीदते हैं कि संकट समय में काम लगे जी। इन्वेस्टमेंट भी होवे और पहन भी सकते हैं। हम गोल्ड डायमंड ज्वेलरी दोनों बेच रहे हैं, तो हमारे लिए तो ये सही है कि भाई पहनो तो भी फायदा, पड़ा रहा तो भी फायदा। तो उसके लिए भी सोना थोड़ा बढ़ रहा है। घनश्याम भाई, क्या आपने ट्रेंड्स चेंज होते हुए देखे हैं पिछले एक क्वार्टर में, 2 क्वार्टर्स में रादर, जब से सोना यहाँ पर लगातार बढ़ा है? क्या हमने ये देखा है कि लोग लाइट वेट ज्वेलरी, लो कैरेटेज ज्वेलरी की तरफ जा रहे हैं? ये आपका बात एकदम सही है कि पहले बहुत हैवी पहनते थे, और हैवी तो क्या शादियां में खाली पहन सकते, तो फैमिली में शादी तो 2-3 साल में एक बार आते। लेकिन जो डेली ज्वेलरी है, जो 50,000 से लेके 1.5 लाख की ज्वेलरी जो है वो बहुत बिकती है, क्योंकि ड्रेस के हिसाब से लोग पहनते। फिर डायमंड ज्वेलरी हो या गोल्ड ज्वेलरी हो, कपड़े के हिसाब से, छोटा मोटा पार्टी के हिसाब से, तो हैवी से ज्यादा जो नॉर्मल है वो ज्वेलरी की ज्यादा डिमांड मेट्रो में भी है, 2 टायर 3 टायर में भी है। और जैसे लेडीज लोग जो है ना कि ड्रेस के हिसाब से चप्पल पहनते हैं, वैसे ड्रेस के हिसाब से ज्वेलरी पहनते हैं। तो अलग अलग ड्रेस पहनेंगे, अलग अलग उसके हिसाब से जो बेसिक ज्वेलरी है, डेली वेयर ज्वेलरी की, लाइट ज्वेलरी की डिमांड ज्यादा इंडिया में बढ़ रही है। घनश्याम भाई, एक और चीज़ हमने देखा, एक और ट्रेंड जो यहाँ पर ओवरऑल ज्वेलरी मार्केट में है, जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल है, वहाँ पर एक्सपेंशंस होती हुई नजर आई हैं। और आपने भी पिछले हफ्ते में, आई थिंक वीकेंड में ही, यहाँ पर 3 नए स्टोर्स खोले हैं। अब फाइनल नंबर क्या है और नए फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या प्लान्स हैं? नहीं, कृष्णा का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला हुआ है। रिटेल बहुत बढ़िया इंडिया में है, सभी जगह पे लोगों को अच्छे प्रोडक्ट खरीदने का है, ट्रांसपेरेंसी वाला प्रोडक्ट खरीदने का है, अच्छे ग्रुप के साथ जुड़ने का है। तो हमने कृष्णा 2 साल में 70 स्टोर अभी मार्च एंड में हमारा पूरा हुआ। जैसे आपने बताया, कल ही हमारा देहरादून में इनोग्रेशन था, कानपुर में था, मऊ में था। मऊ तो सुना भी नहीं होगा, यूपी में आया मऊ, वहां पे इनोग्रेशन हुआ। और 1 साल का हमारा टारगेट है, अगले मार्च एंड तक हमारे को 150 शोरूम करने का प्लान है। और जो कृष्णा का रिस्पॉन्स मिला है, जो फ्रेंचाइज बन रहा है, जो कृष्णा की डिजाइन सबसे यूनिक है, कृष्णा की डिजाइन पूरे इंडिया में सभी कंज्यूमर को पसंद आ रहे, और अच्छे लोगों को अच्छे लोगों के साथ जुड़ने का है। जैसे अभी वर्ल्ड में इंडिया का माहौल बना है, वर्ल्ड में सभी को इंडिया के साथ बिजनेस करने का है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का है। वैसे डायमंड गोल्ड ज्वेलरी वाले को और नॉन ज्वेलरी वाले को हरि कृष्णा ग्रुप के साथ काम करने का, कृष्णा ब्रांड के साथ काम करने के। तो जो ट्रांसपेरेंट के साथ आगे बढ़ रहे वो जरूर आगे बढ़ेंगे। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि अच्छे लोग से फायदा यही है कि अच्छे लोग जो काम करेंगे उसकी सुवास उसके घर पे भी आएगी ना। हमने इंडिया में 150 से ज्यादा लेक बनाए हुए, 30 लाख से ज्यादा पौधे डाले हुए। कृष्णा का जो भी प्रोडक्ट बिकेगा उसके नाम से पौधे डाले जाएगा, और जितने प्रोडक्ट खरीदेंगे उतना गरीब लोग को खाना खिलाएंगे। हर शोरूम ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे,
तो समाज को भी लेके साथ में जा रहे। कृष्णा के साथ जो जुड़े उसकी गुडविल भी बढ़ रही है, उसके समाज में भी। मैं एक एग्जांपल बताऊं, एक दो लोग ने तो ये बताया कि कृष्णा का फ्रेंचाइज लेने से मेरे बेटे का शादी हो गया। ओके घनश्याम भाई, एक और चीज यहाँ पर है, एक और ट्रेंड जो हमने यहाँ पर बनता हुआ देखा है वो ऑनलाइन का भी है। उसके बारे में आपको क्या करना है? नहीं, ऑनलाइन बढ़ रहा है, पर फिर भी ये गोल्ड डायमंड ज्वेलरी है ना, टच लोग को फील करके लेते हैं। बाकी सभी प्रोडक्ट ऑनलाइन में ज्यादा बिकता है, लेकिन ये प्रोडक्ट ऐसा है कि यूएस भी बहुत सालों से ऑनलाइन में है, लेकिन वहां का पूरा मार्केट जो है 7% से ज्यादा ऑनलाइन का नहीं है। तो इंडिया जरूर ऑनलाइन चलेगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं बढ़ेगा, लेकिन इंडिया प्रोडक्ट देख के ले रहे हैं। और इंडिया के पास टाइम है अभी, लोगों के पास टाइम नहीं है, इंडिया के पास तो टाइम है, तो बाहर जाना चाहते हैं लोग। आपने डायमंड की यहाँ पर बात की, पिछला साल कोई बहुत पिछले साल में हमने ग्रोथ वैसी आते हुए नहीं देखी, डायमंड के प्राइसेस में कुछ करेक्शन भी थी। 2025 की अगर हम बात करें, जनवरी ऑनवर्ड्स, किस तरह का ट्रेंड डायमंड्स में भी देखने को मिला? नहीं, 2024 में बोला डायमंड बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड डायमंड की डिमांड कम हुई, चाइना उसमें सबसे बड़ा रोल है। लेकिन मैं नवंबर से बोलूंगा या तो जनवरी के बोलूंगा, चाइना थोड़ा वापस बेटर हुआ है, तो अभी थोड़ी डिमांड बढ़ी हुई है। यूएस में भी डिमांड बढ़ी हुई है, और इंडिया तो 15% से डायमंड ज्वेलरी में ग्रोथ कर रहा है, और उससे ज्यादा होने की भी संभावना है, क्योंकि नया स्टोर भी बढ़ रहे हैं और डिमांड भी है। तो ये साल डायमंड की डिमांड और बढ़ेगी, वर्ल्ड वाइड भी बढ़ने की उम्मीद पूरी है, और इंडिया में भी बढ़ेगी। ऑल राइट, तो ऑफ कोर्स सोने के प्राइसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं, कुछ करेक्शन आ सकती है, लेकिन डिमांड एब्सोल्युटली यहाँ पर थोड़ी सी सस्टेन होती हुई नजर आई है। और आपको याद भी दिला दें कि ओवर वीकेंड गुड़ी पाड़वा था, अक्षय तृतीया का महीना है ये, और आगे जाके शादियों का सीजन फिर से लौटेगा, तो एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर हैं। साथ ही साथ जूलर्स की तरफ से हमने एक्सपेंशंस भी आते हुए देखे हैं, तो वो एक्सपेंशन का फायदा भी हम यहाँ पर मार्केट्स में बनता हुआ देखेंगे। चिराग, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए। घनश्याम जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो पूरे मार्केट का यहाँ पर सेंस देने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो फुल फोकस यहाँ पर करेंगे चीनी की तरफ है। आपका बात अब यहाँ पर चीनी की करेंगे, और नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज के एमडी प्रकाश नायक नवरे और इस्मा के डीजी दीपक बलानी हमारे साथ हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। और चीनी पर बहुत समय से बात होती रही है। द आइडिया कि आप दोनों को यहाँ पर हमने साथ में बुलाया है कि एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से एक कॉन्वर्सेशन की जा सके और फाइनल नंबर्स हम यहाँ पर बाजार के समक्ष रख सकें। दीपक जी, पहले आपसे, और 264 मिलियन टन का हम नंबर देख रहे हैं एज ऑफ नाउ, क्या ये ऑलमोस्ट फाइनल नंबर होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, अभी तो ये फाइनल नंबर नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी तो जो 31 का डेटा था हमारा, लगभग 248 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ है जी। और अभी भी लगभग 95 मिल्स ऑपरेशनल है, जिसमें यूपी में लगभग 48 मिलें चल रही हैं। और इसके अंदर एक बात देखने की है कि जो वेस्ट यूपी में लगभग 27 मिल चल रही है, वो अप्रैल एंड तक चलेगी, और जो वेस्ट यूपी में जो रिकवरी और जो यील्ड है इज स्लाइटली बेटर। तो उस वजह से हमें लग रहा है कि लगभग हमारा जो एस्टीमेट था लगभग 264 के आसपास, वो हम लोग पहुंच सकते हैं। इसमें यह भी देखने वाली बात है कि लगभग 4 लाख टन जो है वो स्पेशल सीजन में कर्नाटका और तमिलनाडु का आएगा। तो अगर वो 4 लाख टन को देख लें तो लगभग 264 के आसपास पहुंचने की तो उम्मीद लग रही है। साथ ही प्रकाश जी, जब आप 259 का नंबर देखते हैं, आप कैसे वो नंबर देख रहे हैं? फिर सबसे पहले मेरी तरफ से सीएनबीसी की सारी टीम को नए फाइनेंशियल ईयर की थैंक यू। ये नया साल हमारे लिए भी बड़ी ऑप्टिमिज्म लेके आ रहा है 25-26 का। आपका सवाल 259 को लेके है। देखिए, हमने सीजन के स्टार्ट में 280 लाख टन का रखा था, क्योंकि हमारी रिसर्च टीम है वो ग्राउंड से जुड़ी रहती है। मनीषा जी, आप जानती हो 200 मिले हैं 9 स्टेट फेडरेशन से, और कुछ सिलेक्टेड ग्लोबल रिसर्चरों से हम कांस्टेंट टच में रहते हैं। उसके बलबूते पे 280 रखा था। फिर जब महाराष्ट्र कर्नाटक में हमने अर्ली फ्लावरिंग देखना शुरू हो गया, तो 270 लाया। 270 से 265 इसलिए लाके रखा था कि बहुत ज्यादा गिरावट आया तो फिर जो पॉलिसी डिसीजन है उस पर असर आ सकता था, इसलिए हमने स्ट्रेटेजिकली वो 260 पर रखा। लेकिन हम पहले से जानते थे कि ये प्रोडक्शन 260 के इर्द गिर्द आके रुकने वाला है। और आखिर अभी जो 31 मार्च की हमारी रिसर्च टीम की स्टडी है, उसके मुताबिक पूरे स्टेट वाइज खड़ा गन्ना स्पेशल सीजन तमिलनाडु कर्नाटका का इथेनॉल में सब्जम कितना हो रहा है। उसमें इथेनॉल की बात ये हो रही कि बी हेवी मोलेसिस जो बिल्कुल ही इथेनॉल में नहीं जा रहा था, वो ईएनए में जा रहा है। एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल में अच्छी दाम उसको मिलते जा रहे हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा एरिया अभी भी ग्रे है। ये सब ख्याल में रखते हुए मनीषा जी, हमारा नंबर 259 estimated at the end of the season.
Okay. Deepak ji, again, I absolutely wanted more constructively done. आपको क्या लगता है कि 4-5 लाख जो है ये हमें एक और महीने में फाइनलाइज होता हुआ नजर आएगा कि एग्जैक्टली क्या नंबर है? एंड तक एक क्लैरिटी आ जाएगी जी कि अगर आप स्पेशल सीजन को ले लें तो 4 लाख अगर हम उसको हटा भी दें लगभग अप्रैल एंड तक हमें लगता है कि 259-260 तक पहुंच जाएगा। ये हमारा एस्टिमेट है, और ये हमारा एस्टिमेट इस बेसिस पे भी है कि यूपी में जो हमें वेस्ट यूपी से जो हमें अच्छी खबर आ रही है, जैसे मैंने पहले बताया कि वहां लगभग 27 ऐसी मिल्स हैं जो लगभग एंड ऑफ अप्रैल तक चलेंगी। ओके। हमें पूरी उम्मीद है लगभग 260 के आसपास अप्रैल एंड तक पहुंच जाएंगी, और अगर 4 लाख का लेंगे तो लगभग उतना आएगा। देखिए केन है, प्लस माइनस 1-2 लाख हो सकता है, बट एस्टिमेट होता है, एक हमारा एस्टिमेट होता है, लगभग उसके नजदीक आते हुए हम दिख रहे हैं। और देखिए अल्टीमेटली 260 हो या 264 हो या 269 हो, हमें ये देखना है कि हम क्लोजिंग स्टॉक क्या करने वाले हैं। तो पहले मैंने बताया जैसे हमारा 54 लाख टन का क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, और अगर हम कंजम्पशन 280 देखें, अभी आपने देखा होगा जो हमारा कोटा रिलीज हुआ है लगभग 23.5 लाख टन का कोटा रिलीज हुआ है, और सरकार ने 10 दिन का एक्सटेंशन दिया है पिछले कोटा को। वो इसलिए दिया है कि लगभग 1 से 1.5 लाख टन जो था अनसोल्ड था, तो उसको एक्सटेंशन दिया गया है। तो एक जो हम पहले से बात करते आ रहे हैं, जो हमने स्टडी किया था कि जो कंजम्पशन है लगभग जो है वो सबड्यूट दिख रहा है, और स्पेशली जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स के साथ जो एक डिमांड आ रही है वो बड़ी फ्लैट से डिमांड आ रही है। हमने कई सारे अपने एंड पे कई बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर से मीटिंग की है, हमने उनसे बात किया है, तो हमें एक ऐसा आ रहा है कि बड़ा फ्लैट सा डिमांड है, और जो डिमांड बहुत एक्सपेक्टेड था, जो ग्रोथ है वो नहीं है। तो अभी अगर देखें, अभी तक लगभग 161 लाख टन का कोटा रिलीज हो गया, और अगर पिछले महीने तक देखें जितना कोटा रिलीज हुआ था लगभग 137 का, लगभग उतना ही कंजम्पशन है। और आगे अगर हम देखें लगभग ऑन एन एवरेज 23.5 या 23.8 का होगा, तो लगभग 280 के आसपास ही हम लोग कंजम्पशन होगा। तो उस हिसाब से हमारा क्लोजिंग स्टॉक लगभग वही 54 के आसपास होगा। जैसे मैंने बोला, प्लस माइनस 2 या 3 लाख टन में बहुत फर्क नहीं पड़ता। एक 50 के ऊपर अगर हमारा 50 के आसपास भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है तो इट इज क्वाइट हेल्दी, बिकॉज हमारा अगला सीजन काफी अच्छा है। ऑलराइट दीपक जी, साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स को लेकर कुछ चिंताएं ऑफ कोर्स मार्केट में ज़रूर रही हैं। काफ़ी एरियाज ने, काफ़ी तबकों में हमने काफ़ी रिएक्शंस आते हुए देखे। आप कहेंगे वो अब सेटल हो गया या कंसर्न्स हैं? इसमें कोई अब कंसर्न नहीं है। गवर्नमेंट ने भी कई प्रेस में कमेंट्स हमने देखे थे जिसमें गवर्नमेंट ने भी अनऑफिशियली ये इंश्योर किया है द एक्सपोर्ट प्रोग्राम विल कंटिन्यू, एंड प्राइमरली क्योंकि जैसे मैंने बोला कि क्लोजिंग स्टॉक हमारे हेल्दी है और हमारा नेक्स्ट सीजन इज वेरी गुड, तो मुझे लगता नहीं कि कोई एक्सपोर्ट को लेके कंसर्न है। लगभग 3.5 लाख टन के आसपास फिजिकल ट्रेड हो गया है, लगभग 2-2.5 लाख 3 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए हैं। तो जहां तक हमारी खबर है लगभग 6-6.5 लाख टन का तो एक्सपोर्ट फाइनल हो गया है, और ये अगले कुछ 2-3 महीने में ये सब लगभग हो जाने की उम्मीद है। तो मुझे लगता नहीं कि एक्सपोर्ट एक कोई बड़ा कंसर्न इस वक्त है। मैं इथेनॉल के ऊपर आऊंगी, लेकिन उससे पहले प्रकाश जी, आपका क्या सेंस है क्लोजिंग स्टॉक, एक्सपोर्ट्स और कंजम्पशन पे? देखिए ऐसा है, 80 लाख टन का अच्छा खासा ओपनिंग स्टॉक है के पास। घरेलू मांग हमारे हिसाब से 285 को पूरा करने के और निर्यात के लिए पर्याप्त चीनी स्टॉक है, मुझे उसमें नजर आ रही। तो इसके बाद अनुमानित हमारा जो है कम से कम 44 मैक्सिमम 48 लाख टन क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। और हालांकि महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रमुख राज्यों में चीनी उत्पादन राज्य की खपत से कम होने के मुझे ज्यादा फिक्र वहां पड़ी है कि ये रीजनल इम्बैलेंस होने जा रहा है। स्टॉक आखिर स्टॉक भले 54 रहे या 48 रहे या 44 रहे, लेकिन कहाँ रहे, ये रीजनल इम्बैलेंस काफी बड़ी चिंता पैदा करने वाला है। क्योंकि मेजर सीजन जो हिंदू के जो फेस्टिवल्स है वो सारे लगातार अगस्त के बाद शुरू होने जा रहे हैं। तभी अगर कर्नाटक में चीनी की उपलब्धता अदर स्टेट के मुकाबले कम हो तो वहां एक स्पाइक आ सकता है प्राइस में। ये एक थोड़ी चिंता की बात है। वैसे तो नंबर्स हमारे सामने आए हैं। मैंने आपके तीनों सवालों का जवाब दिया है, शायद एक्सपोर्ट्स का नहीं दिया। एक्सपोर्ट तो होना ही चाहिए। एक्सपोर्ट बहुत बहुत काम में आया। एक्सपोर्ट टाइम जी, एक्सपोर्ट से हमारी काफी कैश लिक्विडिटी सुधर गई है। गन्ने का वो बकाया कम हो गया है। 6.5 लाख टन के कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, और मेरे ख्याल से सितंबर एंड तक काफी लंबा समय है, तब तक ही पूरा हो जाए। मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं है।
ऑल राइट, तो एक्सपोर्ट्स में ऑफ कोर्स एक बड़ा टिक मार्क है, इंडस्ट्री ने थम्स अप उसको यहाँ पर दिया है। जहाँ तक कंजम्पशन की बात है 28-28.5 के बीच में यहाँ पर ये नंबर आ रहा है और क्लोजिंग स्टॉक 54-48 के बीच में बनता हुआ नजर आएगा। इसके साथ अब एथेनॉल की बात कर लेते हैं दीपक जी, और यहाँ पर हमने देखा है कि शुरुआत तो एथेनॉल की गन्ने के साथ हुई थी, लेकिन अब ग्रेन्स यहाँ पर एक बहुत बड़ा इसमें एक हिस्सा लेता हुआ नजर आया है। एज एन इंडस्ट्री आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक्सपेक्टेड था। शुरू में भी हमने जो एस्टिमेट किया था लगभग 40 लाख टन का डाइवर्जन एक्सपेक्ट किया था, बट क्योंकि केन की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम हुई और क्योंकि जो प्राइस, देखिए बड़ा एक फैक्टर ये भी था कि जो इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो जूस इथेनॉल और बी हैवी से जो इथेनॉल बनता है उसका प्राइस रिविजन होगा, क्योंकि वो 2 साल से नहीं हुआ था, जबकि एफआरपी हमारा लगभग 11.5% इंक्रीज हो गया, तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी हाई हो गया। और टेंडर भी जो आया था वो बिना प्राइस क्या आया था। इंडस्ट्री ने एक्सपेक्ट किया था कि ये प्राइस रिवाइज होगा, बट अनफॉर्चुनेटली जैन एंड में सिर्फ सी को रिवाइज किया गया, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। तो उस वजह से भी थोड़ी कमी आई है डाइवर्जन फ्रॉम जूस एंड बी हैवी और केन की वजह से। तो अभी हमें लग रहा है कि लगभग 35 लाख टन के आसपास का डाइवर्जन होगा। और देखिए, ये हर साल स्टोरी, कुछ जो फीड स्टॉक ज्यादा अवेलेबल होगा वो स्टोरी हर साल की अलग होगी। इस बार क्योंकि सरकार को 20% लगभग अचीव करना था, लगभग 1000 करोड़ लीटर चाहिए, तो लगभग अगर 35 लाख टन का डाइवर्जन यहाँ से हो रहा है, लगभग 340 करोड़ लीटर का जो शुगर से, तो बाकी ग्रेन से आएगा। इस बार क्योंकि राइस काफी ज्यादा सरकार के पास उपलब्ध है, तो उन्होंने राइस भी अलाउ कर दिया है, उसमें भी उन्होंने एक अच्छी प्राइसिंग दी है एफसीआई राइस की। तो अगले साल क्योंकि हमारा केन शायद बेहतर होगा, हमारे उम्मीद यह है कि वी हैव अ बेटर केन नेक्स्ट ईयर, तो शायद डाइवर्जन भी नेक्स्ट ईयर काफी अच्छा होगा। बट इसको हर साल एक स्टोरी देखी जाएगी कि कौन सा फीड स्टॉक क्या अवेलेबल है, उसके हिसाब से सरकार डिसीजन लेगी। बट हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि 2 साल से जूस इथेनॉल और बी हैवी का प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है, तो इस बार तो इंक्रीज होना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो इंक्रीज नहीं होता है तो ये वायबल नहीं रहेगा इंडस्ट्री के लिए। एंड प्रकाश जी, आपका क्या नंबर है? 35 दीपक जी कह रहे हैं, आपको क्या लगता है किस तरह का डाइवर्जन यहाँ पर एथेनॉल में देखने को मिलेगा? इसके तारीख में 25 लाख टन उत्पादन के लिए डाइवर्ट हो चुकी है और सबसे अनदर 7 to 10 लाख टन इथेनॉल उत्पादन में जाएगी, जिसकी कुल 32 to 35 लाख टन पहुंच सकती है। और अभी जिसके पास डिस्टिलरी है वो अधिक चीनी उत्पादन कर रही है, क्योंकि चीनी की कीमतें अच्छी है। लेकिन मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि बी हैवी मोलेसिस का इस्तेमाल ईएनए में भी जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा वो चीनी कितनी बचती है वहां, उस पर हमारी कड़ी नजर है। उससे लेके फिर हम लोग 15 अप्रैल की हमारी जो क्रशिंग रिपोर्ट है उस पर वो रिफ्लेक्ट करूंगा। ऑल राइट, मेरे डायरेक्टर कह रहे हैं कि एक फाइनल 1 मिनट मेरे पास है और आप दोनों के पास 30 सेकंड लेकर ये प्लीज आना चाहूंगी कि अब चीनी में अब आगे क्या एक इंपॉर्टेंट मैटर है जो आप दोनों ही देखना चाहेंगे। प्रकाश जी, आप पहले। हम तो देखो वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द कमिंग सीजन जी। कुछ अर्ली ट्रेंड्स आ रहे हैं जो अगले साल के अच्छे प्रोडक्शन के। मेरे अंदर से 20 से 25% अगले साल का प्रोडक्शन अच्छा रहेगा, जिसके लिए थोड़ा एक्सपोर्ट के लिए भी चांसेस है, डाइवर्शन ज्यादा हो जाएगा। और जो आपने बहुत सही कहा, ग्रेन वालों ने आज 72% तक परसेंटेज उनका हो गया, जो हमारा एक कभी शुगर इंडस्ट्री का था, दैट हैज कम डाउन बिलो 35-36%। तो वो सारा अगले साल में करेक्ट हो जाएगा, ये उम्मीद हम कर रहे हैं। ऑलराइट, दीपक जी, आपकी एक बड़ी विश इस फाइनेंशियल ईयर से क्या है अब शुगर एज एन इंडस्ट्री के लिहाज से? देखिए, नेक्स्ट ईयर जैसे प्रकाश जी बोले, नेक्स्ट ईयर हमें उम्मीद है कि काफी बेहतर होगा, क्रॉप अच्छी लग रही है, बट इसमें हमें इस बार मेजर पॉलिसी इश्यूज के ऊपर ध्यान देना होगा, जो एक लिंकेज एस्टेब्लिश करने वाली बात है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि शायद एफआरपी फिर बढ़ सकता है। तो जो एफआरपी और इथेनॉल प्राइस का और एफआरपी और एमएसपी का जो लिंकेज है, ये बहुत जरूरी है। आई थिंक अगले सीजन में हम सरकार से उम्मीद करेंगे कि ये लिंकेज स्टैब्लिश करें, क्योंकि लास्ट ईयर जो इस्मा ने और फेडरेशन ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चीनी का निकाला था लगभग 41 रुपए है, और अगर कुछ एफआरपी बढ़ती है तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर जाएगा। तो आई थिंक ये लिंकेज स्टैब्लिश करना फॉर्मूला से, एमएसपी का और इथेनॉल प्राइस का एफआरपी से, आई थिंक ये सबसे अहम मुद्दा रहेगा आने वाले सीजन में।
ऑलराइट, तो एक मुश्किल सीजन रहा है शुगर एंड इंडस्ट्री के लिए नंबर्स के लिहाज से, लेकिन जैसे मेरे दोनों ही एक्सपर्ट्स हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि कुछ जोड़ तोड़ करके यहाँ पर ये सीजन बेहतर निकला है और अगले सीजन से तो ऑफकोर्स बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं ही। दीपक जी, प्रकाश जी, एज ऑलवेज तहे दिल से बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए, वो सारे नंबर्स इन पर्सपेक्टिव यहाँ पर ऑन टेबल रखने के लिए और उसका इंडस्ट्री के लिए क्या मायने हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उस पर भी चर्चा करने के लिए। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, हम रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए, लेकिन लौटेंगे और बात करेंगे इक्विटीज की।